दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। एनवायरनमेंट की सीरीज में आज है क्लास नंबर 7 और आज हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। और कार्बन साइकिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर क्या क्या मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज हम। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। आपको वहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, PYQs और EVS के सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्बन साइकिल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो मेनली हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन साइकिल में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से हम कैसे कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन कैसे होता है और फिर इसको वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे छोड़ा जाता है। इस पूरे साइकिल को हम यहाँ पे रीड करेंगे। अब देखिए, कार्बन साइकिल जो है एक गैसियस साइकिल है, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो कार्बन होता है वो आपको पता है दैट इज़ वेरी माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर। आप ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेस हैं वो ट्रेसेस में पाई जाती हैं। कार्बन इतना कम होने के बावजूद भी ये लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट इसके बिना जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्यों? क्योंकि ये जैसे मान लीजिए प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करते हैं। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फाउंड इन फ्रॉम कोल टू DNA। चाहे हम कोल से लेकर DNA तक की बात करें, जो कार्बन है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को अब अभी हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको रिमूव कैसे किया जाता है। आपको पता है कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से होगा क्या? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा तो उससे होगी ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हम नहीं चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसको क्या करते हैं हम? रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, नॉर्मली आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? नेचुरली फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है ना। एंड इज गिवन आउट बाय रेस्पिरेशन। जैसे फोटोसिंथेसिस होगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? यूजेज होगा, कंजप्शन होगा। लेकिन जब ह्यूमंस नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। उसी तरीके से जो जब ह्यूमंस या कोई भी प्लांट जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनफैक्ट जो आपके रॉक्स वगैरह हैं, जब इनकी विदरिंग होती है पानी की वजह से, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं? खासकर ऐसे रॉक्स जो रिच इन कार्बन है तो उससे भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इनफैक्ट जो आपके वॉल्केनिक eruptions हैं, वॉल्केनिक eruptions, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और किस प्रोसेस से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सम ऑफ द कार्बन इज गिवन आउट बाय पीटी मार्शी सॉइल ऑफ वेटलैंड्स एंड राइस फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो आप पैडी की कल्टीवेशन करते हो उसमें जो है वो मीथेन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मीथेन में आपको पता है कि कार्बन तो होता ही होता है।
ठीक है। तो आर्टिफिशियल काजेस क्या हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? वो हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे राइस फील्ड से आपको पता है मीथेन बनता है। एनिमल हस्बेंड्री जो है उससे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में आता है। सॉइल इरोजन caused by deep tillage and use of heavy machinery, डिफॉरेस्टेशन, मोनोकल्चर, इट इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अब लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको किसी न किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को कम करना है। ऐसे मेथड्स है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम की जाती है, उसी मेथड को कहा, मतलब उस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। क्या कहा मैंने? जिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर से कम की जाए उस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट यही एक टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में क्या है? द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर्ड इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। अब बेसिकली इसमें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर उसको किसी जगह पे स्टोर कर लेते हैं, चाहे वो अर्थ के नीचे करते हैं या किसी और जगह करते हैं। मोस्टली हम अर्थ के नीचे ही उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है। इससे होता क्या है? इट रिड्यूसेस द ग्लोबल वार्मिंग, द पोटेंशियल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से एक मेथड है एफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाओ, आपको पता है पेड़ लगाने से क्या होगा? पेड़ लगाने से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस में किसकी कंजप्शन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन होती है। उससे क्या हो जाएगी? कार्बन की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। जियो इंजीनियरिंग, बायोचार बरियल, आयरन फर्टिलाइजेशन, यूरिया फर्टिलाइजेशन, एनहांस्ड विदरिंग, जीरो टिलेज, ठीक है। और ये दो मेथड्स हैं, पॉलीजेनिक और BECCS, इनफैक्ट कार्बन फार्मिंग। इन सभी मेथड्स को हम एक एक दो दो लाइनों में थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ते हैं। आपको देखो, वैसे तो नॉर्मली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आएगा कि भाई बताओ कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन इन सभी मेथड्स के बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स पता हो तो आपको एज मिलेगी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। सबसे पहले देखते हैं जियो इंजीनियरिंग। अब जियो इंजीनियरिंग में होता क्या है दोस्तों, इसमें जो गैसेस, जैसे मान लीजिए जो गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, मोस्टली जो गैसेस इमिट हुई हैं, क्या हुई हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हुई हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से हुई हैं, उन गैसेस को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। और कैप्चर करने के बाद जो धरती को खोदा जाता है और इसके नीचे जो एक्विफायर्स होते हैं, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज होती हैं, या फिर रेजरवायर्स हैं, या फिर ऐसे ऑयल फील्ड जो डिप्लीट हो चुके हैं, या फिर ऐसी कोल माइंस जो ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसी जगहों पे जाके उन गैसेस को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन की वैल्यू जो है वो, कार्बन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। जियो इंजीनियरिंग में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस by which carbon dioxide from the flue gases is captured, आपको पता होना, is captured and buried deep in the aquifers। aquifers क्या होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर बॉडी, या फिर रेजरवायर्स में, या फिर ओल्ड डिप्लीटेड ऑयल फील्ड्स में, या फिर कोल माइन डीप इनसाइड द अर्थ। ऐसी जगह पे जाके क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है। तो आपको समझ आ गया कि जियो इंजीनियरिंग में आखिर होता क्या है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग, अब कार्बन फार्मिंग में क्या होता है? ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया, फिर उसको सॉइल के साथ मिक्स किया,
क्या किया, सॉइल के साथ मिक्स किया। इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जाता है और इसी चीज को कहा जाता है कार्बन फार्मिंग। इट इज द नेम गिवन टू वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मेथड्स दैट कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं एंड यूजेस इट फॉर एग्रीकल्चर बाय स्प्रेइंग इनटू द सॉइल। क्या कहा था मैंने कि उस वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया गया है उसको सॉइल में क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि इससे सॉइल की जो वाटर रिटेंशन है वो बढ़ जाती है। इससे जो ह्यूमस की क्वांटिटी है, जो मात्रा है ह्यूमस की या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अब इससे होता क्या है, उससे फिर फर्टिलाइजर्स की जो ज़रूरत है वो क्या पड़ती है, कम पड़ती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं कार्बन फार्मिंग के। समझ आया आपको? तो कार्बन फार्मिंग में होगा क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है टू एनहांस इट्स सॉइल वाटर रिटेंशन, टू इंक्रीज ह्यूमस क्वांटिटी, है ना, एंड टू रिड्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये है कार्बन फार्मिंग, जिसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे मल्चिंग की। ठीक है, मल्चिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बन फार्मिंग। नेक्स्ट इज बायोचार बरियल। बायोचार बरियल, अब बायोचार बरियल में होता क्या है, ये किस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं वो देखें। इट्स अ प्रोसेस दैट रिड्यूसेस बायोमास पोल्यूशन। ये क्या करता है, बायोमास पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। अब देखें यहाँ पे बायोचार को क्रिएट कैसे किया जाता है, वो सबसे पहले देखें। बायोचार इज क्रिएटेड बाय बर्निंग बायोमास। अब देखें यहाँ पे, अब नॉर्मली होना क्या था कि जो बायोमास था आपका, इस बायोमास से रिलीज क्या होनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी थी। लेकिन इसमें इस बायोमास को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको बर्न किया जाता है, जिससे क्रिएट होता है बायोचार। क्या क्रिएट होता है, बायोचार। और फिर इस बायोचार जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है, सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बायोचार इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन बी यूज टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज आयरन फर्टिलाइजेशन। आयरन फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, इसमें आयरन डस्ट को स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी भी वाटर बॉडीज को, वाटर बॉडी के ऊपर जो आयरन डस्ट होती है, आयरन डस्ट, उस आयरन डस्ट को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। इससे क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। अब जब फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी वाटर वाटर बॉडी के अंदर, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, खाना बनाने के लिए क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होता है, कार्बन की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाती है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। इट एनकरेजेस फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। किसको एनकरेज करते हैं ये, इट एनकरेजेस फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ बाय स्प्रेइंग आयरन डस्ट विच रिमूव्स कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो मैंने आपको समझा दिया कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो कार्बन की जो मात्रा है वो किस किस तरीके से कम होती है, किस तरीके से कम करते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ करा ली। अब जब यही फाइटोप्लैंक्टन जो जब मर जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, बायोमास बनाएंगे। तो आप जब बायोमास बनाएंगे तो आपको पता है बायोमास से बाद में क्या रिलीज होती है, कार्बन होती है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स में रिजल्ट इनटू मोर कार्बन। ठीक है, आपने फाइटोप्लैंक्टन की जो ग्रोथ थी वो इसलिए करी थी क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है। अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी तो लॉन्ग टर्म में आपको ये क्या करेंगे, ये कार्बन कम नहीं करेंगे, ये बढ़ा देंगे कार्बन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब कार्बन फर्टिलाइजेशन से क्या समझते हो, द ग्रोथ इन प्लांट्स ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड। द ग्रोथ इन प्लांट्स ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स इज नोन एज कार्बन फर्टिलाइजेशन।
अब इसमें ये कहता है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है, ठीक है, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज यूरिया फर्टिलाइजेशन। यूरिया फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यूरिया को स्प्रेड किया जाता है वाटर बॉडीज के ऊपर। क्या किया जाता है, यूरिया को स्प्रेड किया जाता है वाटर बॉडीज के ऊपर, जिससे किसकी ग्रोथ होती है, सी वीड्स की ग्रोथ होती है। किससे होती है, क्या होता है, जब हम वाटर बॉडीज के ऊपर यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन, यूरिया को फेंकते हैं, ठीक है, तो उससे सी वीड्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। अब सी वीड्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम हो रहा है, आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए। कल को पेपर में यही आ गया कि भाई बताओ यूरिया फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है, तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि इसमें होता क्या है। एनहांस्ड विदरिंग, अब देखें यहाँ पे एनहांस्ड विदरिंग में क्या होता है। जैसे जियो इंजीनियरिंग में क्या होता था, जियो इंजीनियरिंग में होता क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लू गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस, उनको कैप्चर किया, फिर उनको एक्वीफायर्स या फिर जो भी डीप वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें जाके उनको स्टोर कर दिया जाता था। तो ये था जियो। लेकिन एनहांस्ड विदरिंग में होता क्या है, जो भी कैप्चर्ड गैसेस होंगी, पर्टिकुलरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, जो कैप्चर्ड गैसेस होंगी उनको रॉक्स के अंदर, ठीक है, रॉक्स के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली बसाल्टिक रॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स को कहा जाता है एनहांस्ड विदरिंग। इट्स अ टेक्नोलॉजी बाय विच वी डिसॉल्व naturally or artificially created carbon dioxide from the atmosphere and store it in the deep geological formations. Basaltic rocks are best source of enhanced weathering। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई। नेक्स्ट इज BECCS, इट स्टैंड्स फॉर बायो एनर्जी। इट स्टैंड्स फॉर बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। अब इसमें होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एटमॉस्फेयर से कैसे कम किया जाता है या कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट्स अ टेक्नोलॉजी बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूज फॉर जियोलॉजिकल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इट्स इंटी अब नॉर्मली ये क्या कह रहा है, नॉर्मली ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करो और फिर उसको जियोलॉजिकल जो भी फॉर्मेशंस हैं, उन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में उस कार्बन को स्टोर करो। अब लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है। किस किस की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज, इसमें एफॉरेस्टेशन होती है, फिर क्रॉप्स, मोनोकल्चर नहीं, मतलब मोनोकल्चर नहीं, डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है, और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में और उसको स्टोर करने में। क्या करने में, स्टोर करने में। और ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई BECCS में होता क्या है। नेक्स्ट इज PYCCS, दैट इज पॉलीजेनिक कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोरेज। पॉलीजेनिक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। हर एक मेथड में बस क्या किया जाता है, कार्बन को कैप्चर किया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है। अब हर एक प्रोसेस में चीज़ें अलग हैं कि कार्बन को कैप्चर कैसे करेंगे और उसको स्टोर कैसे करेंगे। इट्स अ प्रपोज टेक्नोलॉजी, अभी आई नहीं, इट्स अ प्रपोज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन कार्बन फर्टिलाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विच विल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इससे होगा क्या, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको कम करेंगे और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ावा देंगे। यही चीज़ तो कार्बन फर्टिलाइजेशन में होती है, यही चीज़ होती है ना कार्बन फर्टिलाइजेशन में। तो बेसिकली जो ये आपका पॉलीजेनिक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कार्बन फर्टिलाइजेशन। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस मेथड में होता क्या है, बायोमास इज बर्न अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन टू मेक बायोचार। ठीक है, बायोमास को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में, तो उससे क्या क्रिएट होगा, बायोचार, विच इज देन यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जैसे कार्बन फर्टिलाइजेशन में होता था।
ठीक है, तो ये चीज़ थी इससे रिलेटेड। अब इससे एक रिलेटेड ही चीज़ है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। अब ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्या है? ब्लू कार्बन इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज स्टोर्ड आर कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास इन द वर्ल्ड ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ये कह रहा है कि जितना भी कार्बन हमारे ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम में स्टोर्ड है उसे कहा जाता है ब्लू कार्बन। क्या कहा जाता है? ब्लू कार्बन। अब जैसे व्हाट कंस्टिट्यूट्स ब्लू ब्लू कार्बन? डीप ओशन, एल्गी, मैंग्रूव्स, सी ग्रास, ठीक है, साल्ट पान्स, ये सारे जो हैं दे आर सोर्स ऑफ ब्लू कार्बन, दे आर सोर्स ऑफ ब्लू कार्बन। द ब्लू कार्बन कैन बी यूज्ड फॉर सीक्वेस्ट्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग द ब्लू कार्बन इकोसिस्टम। अब इससे होगा क्या? अब आपको पता है कि इन सभी चीज़ों में कार्बन स्टोर होता है। अब जब आपको पता है कि जैसे मैंग्रोव्स की बात करूं या सी ग्रास की बात करूं, तो इनमें कार्बन जब स्टोर होगा तो आप क्या करना चाहोगे? आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स लगाए जाए, ठीक है, जिससे आपकी कार्बन को जो है वो कैप्चर किया जाए और कार्बन को क्या किया जाए? स्टोर किया जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहा, मतलब इसी इनिशिएटिव को कहा जाता है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज वर्जिन अर्थ चैलेंज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है कि आपके पेपर में आए। अब ये वर्जिन अर्थ चैलेंज है क्या? ये बेसिकली एक कंपटीशन है। बेसिकली क्या है? एक कंपटीशन है। इट ऑफरिंग $25 मिलियन प्राइस। ऐसा कंपटीशन जिसका जो प्राइस है वो कितना है? $25 मिलियन है। ये ऐसे इट इज गिवन टू एनीवन हु कैन डिमॉन्स्ट्रेट ए कमर्शियली वायबल डिजाइन to reduce or capture greenhouse gases contributing to global warming। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये होता क्या है, आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिकली एक ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें होता क्या है कि कोई भी बंदा आके अगर एक ऐसा मेथड डेमोन्स्ट्रेट करे जो कमर्शियली वायेबल हो, ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को या तो कैप्चर किया जाए या तो ग्रीन हाउस गैसेस को क्या किया जाए? रिड्यूस किया जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर कोई बंदा ऐसा कोई नया मेथड लेके आता है तो उसे दिया जाएगा $25 मिलियन का प्राइस, ठीक है। इट इज गिवन बाय वर्जिन ग्रुप स्पॉन्सर्ड बाय रिचर्ड ब्रैंसन। अब ये कार्बन वॉर रूम करके एक एनजीओ है। इट इज को फाउंडेड बाय रिचर्ड ब्रैंसन एंड जिगर शाह फॉर फाइंडिंग आउट मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस टू क्लाइमेट चेंज। तो थोड़ा बहुत आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।